हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं 10th क्लास का थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज नंबर 3.3 क्वेश्चन नंबर थर्ड लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है, जो सिचुएशंस आपको दी है उन सिचुएशन को पढ़ते हुए आपको इक्वेशन बनानी है और फिर उन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो हम एक काम करते हैं, हम इक्वेशंस बनाते हैं और सॉल्व लास्ट में करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। जब भी कोई भी क्वेश्चन आता है ना, आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि देखो दो वेरिएबल अपने को एज्यूम करने हैं, कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि चैप्टर का नेम ही क्या है, इन टू वेरिएबल। ठीक है, और आपको दिमाग में ये भी होना चाहिए कि ये जो दो वेरिएबल है इनको मिलते हुए, इनको मिलाते हुए अपने को दो इक्वेशन जो बनानी है। तो इक्वेशन बनानी कंपलसरी। क्यों? क्योंकि आपको पता है टू वेरिएबल्स जब होते हैं तो टू इक्वेशंस का होना कंपलसरी होता है। एक इक्वेशन में अगर दो वेरिएबल आ जाते हैं तो आप उनको सोल्व नहीं कर सकते जब तक दूसरी इक्वेशन ना हो। इसलिए हमेशा दिमाग में होना चाहिए कि दो इक्वेशन बनेगी, दोनों के अंदर एक्स और वाई आएगा ही आएगा। ठीक है, वो कैसे आता है वो आपको पता करना है क्वेश्चन की कंडीशन से। एंड आ गया ना तो समझ जाना कि यहाँ तक जो पढ़ा है ना उससे एक इक्वेशन बन जाएगी। वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, फाइंड देम। अब देखो यहाँ पे एक हिंट होता है, क्या फाइंड करना है, उन्हीं को एक्स वाई एज्यूम कर लो। क्या फाइंड करना है, फाइंड देम मींस क्या फाइंड करना है, नंबर फाइंड करना है आपको, नंबर्स, टू नंबर्स आपको फाइंड करना है। तो एज्यूम कर लो कि जो आपका फर्स्ट नंबर है, वो आपका एक्स है और सेकंड जो नंबर है आपका वाई है। तो देखो अपना इतना सा काम कंप्लीट हो गया कि मैंने दो वेरिएबल ले लिए। फर्स्ट नंबर को मैंने x वेरिएबल नेम दे दिया, सेकंड नंबर को मैंने y नेम दे दिया। और मुझे टू इक्वेशंस भी चाहिए इन दोनों के साथ। तो चलो पहले फर्स्ट लाइन पढ़ते हैं। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, नंबर का डिफरेंस कितना है 26। उसको कैसे लिखते हैं, डिफरेंस को कैसे लिखते हैं। अब आप अपने दिमाग में सेट कर लो कि यार x बड़ा है, कोई एक तो बड़ा होगा ना, कोई सा भी एक बड़ा हो सकता है। तो मैंने सोच लिया कि x लार्जर वैल्यू है। तो जब डिफरेंस की बात आएगी तो मैं क्या लिखूंगी, x माइनस वाई। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है इन दोनों वैल्यू का 26, यानी कि इज, जब भी इज आ जाता है तो समझ जाना इक्वल है ये, क्योंकि इज का मतलब है, बराबर है, किसके बराबर है, ये किसके इक्वल है 26 के। समझ जाएगा। 26 कहाँ आएगा आपका RHS में, और x माइनस वाई कहाँ आएगा LHS में, ये कंडीशन। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। चलिए सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं। ये रिलेशन पढ़ो, वन नंबर इज 3 टाइम्स अदर नंबर। एक नंबर दूसरे नंबर को 3 टाइम्स, 3 टाइम्स मतलब तिगुना। अगर आप एक नंबर 10 लेते हो तो दूसरा 30 होगा, एक 3 लोगे तो 9 हो जाएगा। तो 3 टाइम्स है। अब आप दिमाग, चलो अपन ने x और y नंबर ले ली, दो नंबर है। अब मैंने मुझे पता है कि ये मेरा लार्जर नंबर है, ये मेरा स्मॉलर नंबर है। तो 3 टाइम्स भी कौन होगा, जो लार्जर होगा वही ज्यादा बड़ा होगा, वही तिगुना होगा ना। तो ये नंबर इस नंबर का 3 टाइम्स है, ये फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का 3 टाइम्स है। अब आप चाहते हो कि यार कोई दिक्कत नहीं, ये इक्वल हो जाए बस, क्योंकि मुझे तो इक्वेशन चाहिए, ये इक्वल हो जाए। तो इनको इक्वल करने के लिए देखो इनका लेवल बढ़ाना पड़ेगा। अब आपको पता है x तो 3 टाइम्स है, y तो बहुत नीचे है, तो y को भी 3 टाइम्स करना पड़ेगा। तो 3 से मल्टीप्लाई किसको करना पड़ेगा, x को या y को। बस यही चीज अपने को समझनी होती है कि जो है उसको नहीं करना, जो नहीं है उसको कर दो 3 टाइम्स। ये इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन मुझे मिलेगी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे अपन, सब्स्टिट्यूशन से कर लेंगे। x की वैल्यू 3y को यहाँ पुट कर लेंगे, y की वैल्यू आ जाएगी, y को यहाँ पुट कर लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये आप खुद को करना है। चलिए इसका सेकंड पढ़ते हैं। The larger of two supplementary angles exceeds the smaller by 18 degree. Find them. क्या फाइंड करना है, एंगल्स। कौन से एंगल्स, 2 एंगल्स। एक का नाम है लार्जर, एक का नाम है स्मॉलर नंबर। ठीक है, तो आपको हमेशा लास्ट में पढ़ना है, पहले लास्ट वाला पढ़ो और एज्यूम करो कि मेरे को क्या एज्यूम करना है। तो मुझे 2 एंगल्स एज्यूम करने हैं, तो मैं लिखूंगी लेट लार्जर नंबर इज, लार्जर जो एंगल है मैंने उसको x एज्यूम कर लिया, और स्मॉलर जो मेरा नंबर है उसको मैंने, स्मॉलर जो एंगल है
उसको मैंने y एज्यूम कर लिया। सबसे इम्पोर्टेंट काम एज्यूम करना, एज्यूम कर लिया। अब आप देखो कि सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है। सप्लीमेंट्री होता है दो एंगल्स का सम 180 होना, ठीक है। जैसे एक एंगल अगर 90 है तो दूसरा एंगल कितना होगा 90, एक अगर 0 डिग्री है तो दूसरा एंगल 180। ये एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होते हैं कि इसमें कितना ऐड करो कि वो 180 तक अप्रोच कर जाए। जैसे 30 डिग्री है तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा 150, ठीक है। अगर 60 डिग्री है तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा 120, ठीक है। एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री, जो भी है नहीं यहाँ पे। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब तो सम वहाँ 90 डिग्री होता है। जैसे कि एक एंगल अगर 45 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा 45। एक एंगल अगर 30 डिग्री है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा 60 डिग्री। सम करने पे 90 आए तो कॉम्प्लीमेंट्री, सम करने पे 180 आए तो सप्लीमेंट्री। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन तो आप इस वर्ड से भी निकाल सकते हो कि दोनों एंगल का जो सम है वो कितना होना चाहिए 180 के इक्वल। हिंट मिली ना सप्लीमेंट्री। अगर इसको सप्लीमेंट्री का मतलब यहाँ नहीं लगाना तो सिर्फ एंगल भी तो लिख सकता था, लेकिन इसने ये लिख के अपने को एक इक्वेशन बनाने का हिंट दे दिया। चलिए ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। अब अपन पढ़ते हैं सेकंड इक्वेशन। देखो द लार्जर नंबर, जो लार्जर जो एंगल होगा वो क्या होगा एक्सीड्स यानी ज्यादा होगा किससे, द स्मॉलर से। कितना बाय मीन्स कितना ज्यादा होगा 18 डिग्री, यानी कि मैंने x को लार्जर माना y को स्मॉलर माना, ठीक है। अब मुझे पता है कि ये एंगल लार्जर है, ये स्मॉलर है, और कितना लार्जर है वो भी मुझे पता चल गया 18 डिग्री लार्जर है। अब मैं चाहती हूँ कि चलो ठीक है लार्जर है, कोई बात नहीं, अभी बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए, क्योंकि मुझे इक्वेशन चाहिए। अब इक्वल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लेवल बढ़ाना पड़ेगा किसका, जो छोटा है। अब देखो x जो आपका x जो एंगल है वो 18 डिग्री लार्जर है किससे, y से। उस y को क्या करना पड़ेगा 18 प्लस करना पड़ेगा ताकि ये x और y इक्वल हो जाए। तो प्लस 18 किधर करना पड़ेगा, इसके अंदर स्मॉलर में। लार्जर नंबर 18 डिग्री ज्यादा था। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपका जो लार्जर नंबर है वो 18 डिग्री एक्सीड्स है, लेकिन आपने किया किसको, y को, क्योंकि जो है उसको नहीं करना, जो नहीं है उसको करना है, ताकि दोनों क्या हो जाए इक्वल। और इक्वल मतलब इक्वेशन बन जाए। ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई है। यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूशन लगाना है, x की वैल्यू यहाँ से इसमें पुट कर दो, y फाइंड हो जाएगा, y फाइंड होती है वापस उसको यहाँ पुट करेंगे तो x फाइंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम का कोच है, उसने खरीदा, बाय मीन्स खरीदा 7 बैट और 6 बॉल फॉर 3800, इतने रुपए में उसने खरीदा। लेटर मीन्स बाद में सी बाय 3 बैट्स एंड 5 बॉल फॉर ₹1750 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच। अब देखो आपको हिंट यहाँ से देखना है, क्या आपको फाइंड करना है, क्योंकि जो फाइंड करना है उसी को एज्यूम कर लेते हैं अपन। तो क्या फाइंड करना, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो मैं क्या करती हूँ, कॉस्ट ऑफ ईच बैट मैं x एज्यूम कर लूंगी, और कॉस्ट ऑफ ईच बॉल इसका मैंने y एज्यूम कर लिया। जो मुझे फाइंड करना होता है उसी को मैं x y एज्यूम करती हूँ, ताकि x y आते ही मेरा जो फाइंड करने का था वो क्वेश्चन मिल जाता है। अब देखो जब भी आप खरीदते हो 7 बैट आप लेते हो, अब आपको पता है एक बैट की कॉस्ट x रुपीज है, तो 7 बैट की कॉस्ट कितनी होगी 7x। मल्टीप्लाई तो करते हैं, एक बैट अगर 100 रुपए का मिलता है तो 7 बैट्स कितने के मिलेंगे 700, मल्टीप्लाई करने पे आया ना। चलो एंड मीन्स प्लस, कितनी बॉल्स हो लेता है 6 बॉल। अब देखो एक बॉल की प्राइस कितनी है y, तो 6 बॉल की प्राइस कितनी होगी 6y। और इन दोनों का जो सम है कॉस्ट का, इन्होंने कॉस्टिंग कितनी है 3800। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। चलो जब सेकंड लाइन पढ़ोगे तो सेकंड इक्वेशन आएगी। अब उसने क्या किया 3 बैट्स लिए यानी कि 3x रुपीज लग गए, और 5 बॉल्स ली यानी कि 5y रुपीज इसने यहाँ खर्च कर दी, और टोटल इनका जो अमाउंट है वो कितना है 1750 रुपीज। ये सेकंड इक्वेशन आ गई अभी। और आपको क्या करना है, क्या फाइंड करना है, द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, यानी कि आपको x y आपको फाइंड करना है। तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, यहाँ से आपको x की वैल्यू
निकाल के कहाँ पुट करनी, इसके अंदर सब्सटीट्यूट करना है। वैसे इस क्वेश्चन में कहीं मेथड का नेम लिखा हुआ नहीं आ रहा कि आप इसको इसी से करो, ठीक है। जो मेथड आपको अच्छा लगता है उससे कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्या होगा, इक्वेशन बनाना। इक्वेशन बनी हुई नहीं है इसलिए इक्वेशन बनाना इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज। देखो, द टैक्सी चार्जेस इन द सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि जो टैक्सी ना वो फिक्स चार्ज तो लेती है, लेकिन पर जो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग जो पैसा लग रहे हैं वो भी इसके अंदर ऐड करता है। ठीक है, अब इसकी कंडीशन देखो, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्जेस पे 105 रुपीज। यानी कि उसने देखो 10 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रैवलिंग करता है तो उसने कितने रुपए दिए, 105 रुपीज उसने पे करे। ठीक है, अब 10 किलोमीटर, अब यहाँ देखो ये जो है 105 रुपीज है वो 10 किलोमीटर की ही नहीं है, इसके अंदर जो फिक्स चार्ज है ना वो भी ऐड हो गया, वो भी इसके अंदर इंक्लूड है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फिक्स चार्ज कितना है और पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग चार्ज कितना लगता है। तो आप उसको एज्यूम कर लो। मैंने एज्यूम कर लिया कि जो मेरा फिक्स जो चार्ज है, चार्जेज है मेरा फिक्स जो चार्जेज है वो x है और पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग जो चार्जेज है मेरा वो y है। ठीक है, अब देखो इसने क्या किया, 10 किलोमीटर के डिस्टेंस में उसने कितने रुपए का चार्ज पे किया, 105 रुपीज। तो आपको x तो लेना ही लेना है, x तो चार्ज पे करेगा 10 किलोमीटर के अकॉर्डिंग 10 y भी उसको पे करने पड़ेंगे और टोटल कितना हो जाएगा 105 रुपीज। क्वेश्चन फर्स्ट। सेकेंड, फॉर अ जर्नी 15 किलोमीटर के लिए उसने कितना पे किया, 155। अब देखो ये जो चार्ज है 155 वो ओनली 15 किलोमीटर का नहीं है, उसके अंदर फिक्स चार्ज भी है। तो आप क्या लिखेंगे, फिक्स चार्ज x लिखेंगे और 15 किलोमीटर के अकॉर्डिंग 15y आप लिखेंगे इज इक्वल टू 155, क्योंकि आपको पता है कि पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग चार्जेस y है। अब 1 किलोमीटर का अगर 10 है, 1 किलोमीटर पे y लग रहा है तो 10 किलोमीटर पे कितना लगेगा, 10y। यहाँ देखेंगे तो 1 किलोमीटर पे आप y पे करते हो तो 15 के ऊपर कितना पे करोगे, 15y। आपकी सेकंड इक्वेशन आ चुकी है। आपको दोनों इक्वेशन सोल्व करना है। जब आप दोनों को सोल्व करेंगे तो आपको x y की वैल्यू मिल जाएगी। और अब आपको क्या फाइंड करना है, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस 25 किलोमीटर। अब आपको 25 किलोमीटर के लिए आपको पैसे बताना है कि कितने रुपए लगेंगे। तो आपको पता है x प्लस 25y, ये आपका है 25 किलोमीटर के अकॉर्डिंग पे, यानी कि आपको इतना तो पे करना ही करना है, x भी आपको पे करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी फाइनल। तो बेटा जब तक x और y आपको नहीं मिलेगा आप इसको फाइंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं करना आपको। इन दोनों को सॉल्व करते हुए आपको x y फाइंड करना है, उसकी वैल्यू यहाँ पुट करनी है आपको x y। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं। A fraction becomes 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator. If 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5/6. Find fraction. क्या फाइंड करना है, फ्रैक्शन। देखो जो फाइंड करना था उसको सबसे पहले देखना चाहिए। क्या फाइंड करना है, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब है, इसको बोलते हैं फ्रैक्शन। ये p बाई क्यू की फॉर्म में जो भी होता है जैसे 1/2, 3/4 ये होता है फ्रैक्शन। ठीक है, अब आपको पता है फ्रैक्शन के अंदर 2 टर्म्स होती है, एक न्यूमरेटर होता है एक डिनोमिनेटर होता है। तो ठीक है, आप क्या कर लो, न्यूमरेटर को आप क्या कर लो, एज्यूम कर लो कि न्यूमरेटर आपका x है और डिनोमिनेटर आपका कितना है, आपका y है। तो आपका फ्रैक्शन क्या होगा, x/y। आपको ये फाइंड करना है, आपको x y इंडिविजुअल फाइंड नहीं करना, आपको फाइंड करना फ्रैक्शन, यानी कि आपको ये फॉर्म आपको फाइंड करनी है। तो आप x एज्यूम कर लो, x आपका न्यूमरेटर हो गया, y आपका डिनोमिनेटर हो गया। ठीक है, अब अपने इक्वेशन बनाते हैं। फर्स्ट लाइन पढ़ेंगे, फर्स्ट इक्वेशन अपने को मिल जाएगी। अब फ्रैक्शन बिकम्स यानी कि बन जाता है, हो जाता है यानी इक्वल।
यानी कि 9/11 हो जाएगा। कब होगा? इफ 2 इज एडेड, 2 ऐड करना है किसमें? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। यानी कि अगर आपके पास फ्रैक्शन आपके x/y आपके पास फ्रैक्शन है तो आप 2 दोनों के अंदर आप ऐड करोगे इंडिविजुअल। देखो आपको x/y + 2 नहीं करना है। अगर ये ऐसे लिखा कि 2 इज एडेड इन फ्रैक्शन तो समझ जाना ये इसने लिखा 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इसने इंडिविजुअल ऐड करने के लिए बोला, इसलिए आपको क्या लिखना पड़ेगा? x + 2 y + 2 = 9/11। ठीक है, यहाँ ये आपके फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से सोल्व हो जाएगी। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे अपन, 11 इधर चला जाएगा, 9 इधर आ जाएगा। ठीक है, चलो सेकंड, इफ 3 इज एडेड टू बोथ। अब आपको क्या करना है? 3 ऐड करना है, तो आपने 3 ऐड किया, देन आपका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 5/6। इसने फ्रैक्शन बोला इसलिए इसको अपन ने फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा है। बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि x + 3 y + 3 ऐसे क्यों नहीं लिखा, ऐसे क्यों नहीं लिखा। बेटा आपका जो फाइनल बिकम्स क्या बन रहा है वो फ्रैक्शन से फ्रैक्शन बन रहा है, इसलिए इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है। ये फ्रैक्शन की फॉर्म नहीं है, फ्रैक्शन की फॉर्म बोलते हैं इसको। ठीक है, इसलिए इसको ऐसे किया है। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 5 years hence यानी कि 5 साल बाद द एज ऑफ जेकब विल बी 3 times डेट ऑफ इट्स सन्स। यानी क्या बोल रहे हैं कि 5 साल बाद जेकब जो है उसकी एज क्या होगी? उसके बेटे के 3 times, बेटे से 3 times होगा। और फाइंड क्या करना है? देखो चलो आपको लास्ट में देखो फाइंड क्या करना है? देयर प्रेजेंट एज। तो आप क्या कर लो, इसको एज्यूम कर लो कि प्रेजेंट एज, तो आप क्या लिखेंगे? प्रेजेंट एज ऑफ जेकब। जेकब की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है? x है। और सन की जो एज है, प्रेजेंट एज ऑफ सन इज 1। सबसे पहले इनकी प्रेजेंट एज को एज्यूम कर लो, क्योंकि आपको जो फाइंड करना था ना उसको एज्यूम कर लिया करो। अब अपन लगाते हैं फर्स्ट कंडीशन 5 years hence, यानी 5 साल बाद। देखो 5 साल बाद क्या होता है? जैसे अगर अभी हम 25 के हैं तो 5 साल बाद 30 के होंगे। तो देखो जेकब अगर अभी x का है और इसका बेटा अगर y का है तो ये 5 साल बाद ये तो x + 5 हो जाएगा और ये y + 5 हो जाएगा। ऐसा नहीं कि जेकब तो बढ़ता जाएगा, वो बेटा y का थोड़ा रहेगा, y बेटा भी तो बढ़ेगा ना। तो x तो अपन ने क्या किया, पहले दोनों में 5 ऐड कर लिया। ठीक है, 5 साल बाद अब क्या होता है? इसकी जो एज है वो इसका 3 times है, यानी कि ये ऑलरेडी 3 times है इसके बेटे से। ऑफ कोर्स बेटे से पिताजी बड़े ही होते हैं। ठीक है, तो ये 3 times है। अब आप चाहते हो कि दोनों इक्वल हो जाए, तो 3 times किसको करना पड़ेगा? सन को। 3 times कौन है? जेकब। ठीक है, करना है किसको पड़ा? सन को। क्यों? क्योंकि जो है उसको क्या करना है? जो डाउन में है उसको अप लाना है, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। अब ये जितना आगे होगा उसको उतना ही तो आगे लाना पड़ेगा। ये 3 times आगे है तो उसको भी 3 times कर दो, तो दोनों क्या हो गए? इक्वल। और इक्वल होते इक्वेशन बन गई, ये अपने को चाहिए। चलो सेकंड, 5 years ago। 5 years ago मतलब 5 साल पहले के बता रहा है। तो देखो अगर मैं प्रेजेंट में x और y है तो 5 साल पहले दोनों कितने होंगे? ये तो x - 5 होगा, ये y - 5 होगा। ठीक है, अब 5 years ago जेकब्स एज वाज कितनी थी? इसकी जो एज है कितनी थी? 7 times। यानी कि ये देखो जो बड़ा है ना वो हमेशा बड़ा रहेगा, प्रेजेंट में बड़ा रहेगा, आगे बड़ा रहेगा, पीछे बड़ा था। ठीक है, तो ये जो जेकब है वो कितना है? 7 times है। किसका? इसके बेटे से। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 7 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? इससे। 7 times किसको करना पड़ेगा? सन को, क्योंकि सन छोटा है और आप चाहते हो कि इक्वल हो जाए, तो इसलिए मैंने 7 times किसका कर दिया? एज ऑफ सन को। ठीक है, अब आपको इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। थैंक यू।